नीरज पटेल नेपाल में बीरगंज शहर से महज 1 किलोमीटर दूर मौजे सिरसिया गांव के हैं। इनकी भांजी निर्मला कुमारी पटेल की बारात बिहार के रक्सौल से आने वाली है। नीरज परेशान है क्योंकि नेपाल के कस्टम अधिकारी भारत से सामान नहीं लाने दे रहे हैं। आपने नेपाल और इंडिया के ताल्लुकात के बीच में ये बात सुनी होगी कि इंडिया और नेपाल के बीच में रोटी बेटी का रिश्ता है, और ये बात अब सच साबित हो रही है क्योंकि नेपाल और इंडिया के बीच में एक शादी हुई है जिसमें से लड़का नेपाली और लड़की इंडियन है। तो इस रिपोर्ट को देखते हैं, एक बीबीसी का रिपोर्ट है। तो रिपोर्ट देखने के बाद आपके साथ शेयर करते, तो रिपोर्ट देखते फिर आपके साथ शेयर करते कि वीडियो कैसे थी। तब अयोध्या और जनकपुर के बीच कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं थी। अब एक जनकपुर नेपाल में है और सीता यहीं की बताई जाती हैं, जबकि अयोध्या भारत में है और इसे राम के जन्म स्थान के रूप में देखा जाता है। राम और सीता का विवाह इतिहास से ज़्यादा जनमानसों में दर्ज है। भारत और नेपाल के बीच जिस रोटी बेटी के संबंध की बात की जाती है, वह जनकपुर और अयोध्या के जिक्र के बिना पूरी नहीं होती। भारत और नेपाल दो संप्रभु देश हैं और दोनों के बीच 1800 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है। लेकिन इतनी लंबी सरहद अब तक दोनों देशों के लोगों के लिए अपने घर की दहलीज से पड़ोसी के घर में जाने से ज्यादा नहीं रही। पर अब हालात बदल रहे हैं। आधुनिक राष्ट्र राज्य के आईने में सरहद जमीन पर मोटी हो रही है और इसका असर रोटी बेटी के संबंध पर भी सीधा पड़ रहा है। नीरज पटेल नेपाल में बीरगंज शहर से महज 1 किलोमीटर दूर मौजे सिरसिया गांव के हैं। इनकी भांजी निर्मला कुमारी पटेल की बारात बिहार के रक्सौल से आने वाली है। नीरज परेशान है क्योंकि नेपाल के कस्टम अधिकारी भारत से सामान नहीं लाने दे रहे हैं। अब हम लोग ये जो कार्ड बनाए हैं तस्करी करने के लिए तो नहीं बनाए हैं। ये हमारा बेटी बहन का शादी के कार्ड है। इससे हम मजाक नहीं करेंगे, इसके हम चोरी नहीं करेंगे। अब ये कार्ड दिखाकर आपको बोले हम एक बोरा चावल लाने के लिए, तो आप कहिएगा भंसार करा के ले जाए तो हम लोग सकेंगे। अब जैसे उधर से टैक्स तीरना पड़ेगा। अब मान लीजिए 1000 रुपये का चावल हो गया तो उसमें जितना परसेंटेज टैक्स लगेगा वो लगाना पड़ेगा। अब सर शादी वगैरह का सब सामान खरीदिएगा, टोटल काम कर लीजिएगा तो लगभग 1 लाख के आसपास में यहाँ की डिफरेंस पड़ेगा। शाम के 7 बज रहे हैं। मोतिहारी से बारात नेपाल के बरियारपुर जा रही है। दूल्हे दीपक की कार रक्सौल से नेपाल की सरहद पार कर बीरगंज पहुंचती है। नेपाल के सुरक्षा कर्मी दूल्हे की गाड़ी को रोकते हैं और कस्टम से कागजी काम पूरा करने के लिए कहते हैं। 24 साल के दीपक से पूछा कि क्या उन्हें ऐसा लग रहा है कि वह विदेश में शादी करने जा रहे हैं। विदेश कहाँ लगता है, अपना ही अपना ही है। पहले भी बहुत बार आए हैं। मेरा बहुत आदमी का शादी भी हुआ है अपना। अच्छा। अरे इंडिया नेपाल एक ही है सब। हाँ। उतना नहीं, सब हिंदी, इधर का सब आदमी हिंदी समझता है, भोजपुरी समझता है। तो इधर का नेपाली इधर नहीं समझेगा लोग, लेकिन सब समझता है। उधर से लड़कियां भी इधर जाती हैं, भारत की लड़कियों की भी शादी यहाँ नेपाल में होती है? बहुत कम, लेकिन कम होती है। लेकिन नेपाल का लड़की ज़्यादा शादी होती है। अच्छा। दीपक के पिता राजू प्रसाद सरहद पर भी समधी की भूमिका बखूबी निभा रहे हैं। वह जल्द से जल्द कागजी काम पूरा करना चाहते हैं ताकि बारात पहुंचने में देरी ना हो। इंडिया में कोई उसका दिक्कत नहीं है। भंसार वो लोग को नहीं लगता है इधर का गाड़ी का। लेकिन इंडिया का गाड़ी इधर जाता है तो उसको भंसार देना पड़ता है। अब एक गाड़ी को 500 रुपया देकर जाएंगे तो उसका तो समझिए टैक्स हम लोग देकर जा रहे हैं। अब जहाँ रिश्ता व्यवहार मिल जाता है वहाँ पर, अब जिसका जहाँ भाग होता है वहीं पर चला जाता है आदमी को। अब इंडिया में इंडिया का आदमी का हो रहा है और इसका भाग था विदेश में, विदेश का लड़की लाने का। बीरगंज और रक्सौल के बीच सरहद रूपी लकीर को धुंधली कर दें तो फर्क करना मुश्किल है। करीबी इतनी है कि रक्सौल के हर घर की खुशी और मातम बीरगंज के किसी न किसी घर में जरूर महसूस किए जाते हैं। बीरगंज के हर दूसरे व्यक्ति के मामा का घर रक्सौल में और रक्सौल के हर दूसरे व्यक्ति का ससुराल और मायके बीरगंज में। लेकिन स्टेट की बढ़ती मौजूदगी इस करीबी को कमजोर कर रही है। सरहद पर बढ़ती चौकसी से उपजी सिसकियों को नेपाल के मंत्री भी महसूस कर रहे हैं।
अब्दुल खान नेपाल के बर्दिया जिले के हैं, जो उत्तर प्रदेश के बहराइच से सटा है। अब्दुल खान मानते हैं कि सरहद पर बढ़ती चौकसी से आम लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। ये तो भाई लोग छोटा छोटा चीज़ लाता है, 4 किलो चीनी लाया, 2 कपड़ा लेके आता है, उसके साथ इतने बदसलूकी की जाती है बॉर्डर पे, क्या कहा जाए। उधर भी इधर भी। अच्छा हाँ, उधर भी यहाँ से लोग जाते हैं तो वहाँ पे जो आपका एसएसपी है वो क्या कहता है, साला भिखारी सब आ गया। इधर भी वही होता है, उधर से कोई सामान लेके आ गए, मान लो उधर खुशामत करके ले चले आए, तो इधर कि तो आप उसको 20 रुपया दीजिए, 50 रुपया दीजिए, 100 रुपया दीजिए, वरना आपको 4 डंडा मारेगा, आपका सामान जब्त नहीं जाने देगा। नहीं जाने देगा। इधर के लोग इधर का जो पुलिस प्रशासन है ये हालत करता है। भाग्य और दुर्भाग्य को कोई नहीं जानता है कि हमारी बेटी को वहाँ जाने के बाद ये दिक्कत सब होगी। सीता देवी यादव मधुबनी की थीं। 15 साल की उम्र में इनकी शादी नेपाल में सिरहा के चंद्रकांत यादव से हुई थी। सीता यादव की शादी राजशाही व्यवस्था वाले नेपाल में हुई थी। जब यहाँ लोकतांत्रिक प्रक्रिया शुरू हुई तो चंद्रकांत यादव नेपाली कांग्रेस के बड़े नेता बने। साल 2000 में माओवादियों ने सीता यादव के पति की हत्या कर दी। उसके बाद सीता यादव खुद राजनीति में आईं और नेपाल की मंत्री तक बनी। उनके जीवन में जितना नेपाल का सिरहा है, उतनी ही बिहार की मधुबनी। वह नेपाल और भारत के बीच रोटी बेटी के रिश्ते कमजोर होने से परेशान हैं। भारत के नागरिक अपनी बेटी को नागरिकता के सवाल को लेकर के अपनी बेटी का शादी यहाँ करना नहीं चाहते हैं। पहले जितना था उससे बहुत कम हुआ। भारत सरकार को भी सुधारना होगा। यहाँ की बेटी जो जाती है 6 महीना के बाद ही शादी करके जाती है तो वहाँ का वोटर बन जाती है। कुछ भी ऐसा बंधेज नहीं है, लेकिन राजनीतिक मामले में तो हमने नहीं देखा है, हमने नहीं सुना है कि कोई नेपाल की बेटी जा कर के वहाँ उच्च ओहदे पर पहुँची है। भारत और नेपाल के बीच सरहद के आसपास ज्यादातर वैवाहिक संबंध अरेंज मैरिज के रूप में होते हैं, लेकिन कई शादियां लव मैरिज के रूप में भी होती हैं। This is one of the beautiful gift from God to me. वीरगंज के अफरोज अंसारी 2013 में कर्नाटक के रामनगर में MMU कॉलेज ऑफ फार्मेसी में पढ़ने गए थे। अफरोज को इसी कॉलेज में पढ़ाई कर रही अनीस फातिमा से मोहब्बत हो गई। अफरोज और फातिमा ने 2019 में शादी कर ली। कन्नड़ बोलने वाली फातिमा के लिए नेपाली बोलने वाले अफरोज से शादी करना आसान नहीं था, लेकिन प्रेम में सब कुछ आसान कहाँ होता है। हाँ, फैमिली में कुछ इशू हो जाए, वहाँ की फैमिली में अगर कुछ इशू हो जाए तो इमीडिएट पहुँच नहीं पाएंगे, बहुत मुश्किल है। बस यही एक ये रहेगा और कुछ नहीं। लेकिन अब नेपाल भारत के बीच अरेंज मैरिज हो या लव मैरिज, दोनों तरह के वैवाहिक संबंध की डोरी कमजोर पड़ रही है। डेनमार्क में नेपाल के राजदूत रहे विजयकांत कर्ण काठमांडू में सेंटर फॉर सोशल इंक्लूजन एंड फेडरलिज्म नाम से एक शोध संस्थान चलाते हैं। पिछले साल CESIF ने क्रॉस बॉर्डर वैवाहिक संबंधों पर एक शोध किया था। इस शोध में पाया कि भारत और नेपाल के बीच रोटी बेटी का रिश्ता कमजोर पड़ रहा है। विजयकांत कर्ण अपने परिवार की ही मिसाल देते हैं कि पहले उनके घर में ज्यादातर शादियां भारत में हुईं, लेकिन अब थम सी गई हैं। मेरी माँ सहित मेरी सभी चाची जो थी सो भारत से थी, दरभंगा से ही। दरभंगा से। लेकिन मेरी शादी नेपाल में हुई है। लेकिन मेरे और जो भी कजन हैं उन सभी का शादी नेपाल में हुआ और उनके बच्चों की शादी अभी नेपाल में हो रहा है। तो मैं देख रहा हूँ कि इस जनरेशन, मेरे जनरेशन आते आते धीरे से अब इंडिया में शादी होना ही कम हो गया। ये लगातार 40-50 वर्ष में सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक परिवर्तन जितना होता गया और राज्य जितना ज़्यादा अंदर घुसते गया लोगों के जीवन में, नया कानून, नियम, स्टेट का प्रेजेंस जितना बड़ा, इसे संबंध में हो गया। नेपाल और भारत के बीच कम होती शादियों के पीछे नेपाल की घरेलू राजनीति को भी अहम कारण माना जा रहा है।
इसमें नागरिकता भी अहम मुद्दा है। भारत की जिन लड़कियों की शादी नेपाल में हो रही हैं, उन्हें अंगीकृत नागरिकता मिल रही है, लेकिन अब नए बिल में नियम बदले जा रहे हैं। बिल को मंजूरी मिल गई तो भारत की लड़कियों को नागरिकता के लिए अब 7 साल के कूलिंग पीरियड का इंतजार करना होगा। भारतीय लड़कियों को अंगीकृत नागरिकता मिल भी जा रही है तो कई तरह के अधिकारों से वंचित रखा जा रहा है। जैसे सीता यादव मंत्री तो बन गईं, लेकिन प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और अहम पदों पर काबिज नहीं हो सकती हैं। हर एक देश का नागरिकता संबंधी एक सर्टेन उसका हिस्ट्री भी होती है, सर्टेन उसका सेंसिटिविटी भी होती है। 2015 के संविधान के में जो प्रबंध किए गए हैं कि कुछ ऐसे पोस्ट हुए हैं जिसके लिए केवल वंशज के नागरिक ही वो एलिजिबल होते हैं, जो अंगीकृत होते हैं बाहर से आकर या तो वैवाहिक से या दूसरी किसी तरह से नागरिकता जो लोग पाते हैं उनको वो अधिकार नहीं होती, वो सत्य है। लेकिन मुझे ये तो नहीं लगता कि भारत की कोई लड़की नेपाल में राष्ट्रपति बनने के इरादे से, प्रधानमंत्री बनने के इरादे से, मुख्यमंत्री बनने के इरादे से यहाँ अब तक उन्होंने विवाह संबंध कायम करती थी। बन सकते हैं या नहीं ये अलग बात है, लेकिन कभी नहीं बन सकते जब आप कह देंगे ना तो बिल्कुल उल्टा हो जाता है। जो नागरिकता का अभी कानून बना है, इसकी वजह से जो शादी करके यहाँ आने वाले लोग हैं दूसरे दर्जे के नागरिक तो बना ही दिए गए थे, अब ये तीसरे दर्जे के नागरिक हो जाएंगे। जब तक आपको नेपाली नागरिकता नहीं मिलेगी, आप नेपाल में कॉलेज में आपका नामांकन नहीं होगा, आपकी बीमा नहीं हो सकती है, आपका बैंक खाता नहीं खुलेगा। ये इतनी कठिनाइयाँ आ गई हैं कि जो अरेंज्ड मैरिज, व्यवस्थित शादियां हुआ करती थी, उनमें अब एक हिचक सी कि क्यों इतना ज़्यादा जोखिम लें। मधेसियों पर भारतीय होने का तोहमत अक्सर लगता रहता है। नेपाल का शासक वर्ग पहाड़ के मुट्ठी भर ब्राह्मण और क्षत्रिय हैं। इस शासक वर्ग ने लोकतंत्र आने के बाद जैसा संविधान बनाया वह कई लिहाज से समावेशी नहीं माना जाता है। नेपाल में जब राजशाही थी तब भी पहाड़ के ब्राह्मण और क्षत्रियों का ही सेना से लेकर शासन तक में दबदबा था और वह आज भी है। ऐसे में नेपाल के शासक वर्ग के बीच भारत में शादी की पहचान के साथ रहना आसान नहीं है। हमारी शादी भी भारत में है, पूर्णिया में हुई है। पूर्णिया में हुई है और हमको भी बहुत कठिनाई होता, तो हम तो अधिकतर जाते ही नहीं, क्योंकि वो हैरेसमेंट झेलने कौन जाए। अब तो लोग करना ही नहीं चाहते हैं, करना ही नहीं चाहते, एकदम भयभीत है लोग सब, क्योंकि आने जाने में दिक्कत, नागरिकता का दिक्कत, उसके बाद जीवन भर झेलते रहो कि भारतीय है, झेलते रहो। इसमें बड़ी दुर्दशा है यहाँ। मतलब आप लोग की आइडेंटिटी को भारत से जोड़कर देखा जाता है, इस वजह से भी समस्या होती है। बहुत समस्या है, बहुत समस्या है। इस वजह से भी लोग परहेज कर रहे हैं। हाँ, परहेज करते हैं, रुकावट डालते हैं, आरोप लगाते हैं। राष्ट्रवाद का पॉलिटिक्स, राजनीति में क्या होता है कि इफ यू डोंट हैव एन एनिमी क्रिएट वन। जब राजतंत्र भी यहाँ पर था तो मधेसी को दुश्मनी मानते थे। क्या नेपाल का शासक वर्ग राष्ट्रवाद भारत और मधेश विरोध में खोज रहा है? नेपाल का जो राष्ट्रवाद का जो एक तो पृथक आंदोलन है वो अपने आप में ही इतना सीमित है कि वो काठमांडू का 4 किला से बाहर जाने का प्रयत्न नहीं करते हैं। उन लोगों को मालूम नहीं है कि सीमांचल में भी एक तो सभ्यता है, सीमांचल में भी एक तो कल्चर है, जो 2 देश होने के बावजूद भी हम लोग एक ही तरह से रह। भारत से सामान लाने में हो रही दिक्कतों के बीच नीरज पटेल की भांजी निर्मला की बारात बिहार के रक्सौल से नेपाल में बीरगंज के मौजे सिरसिया गांव आ गई है। नीरज सारी नाराजगी छोड़ भोजपुरी गाने पर डांस कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि हम बिहार के किसी भोजपुर इलाके की शादी देख रहे हैं। न रस्म अलग, न रिवाज, न बोली अलग, न परंपरा, न खान पान अलग, न ही लिबास। इस शादी को देखने के बाद भला कौन कहेगा कि 2 मुल्कों के बीच की शादी है। नेपाल और भारत के बीच वैवाहिक संबंध केवल आम लोगों तक सीमित नहीं है।
कहा जाता है कि इसकी शुरुआत त्रेता युग में इसी जनकपुर की सीता और अयोध्या के राजकुमार राम से होती है। लेखा दिव्येश्वरी इसी नेपाल की थी, जो ग्वालियर राजघराने की बहू विजया राजे सिंधिया के रूप में जानी गईं। विजया राजे सिंधिया के बेटे और कांग्रेस के दिग्गज नेता माधवराव सिंधिया की शादी भी इसी नेपाल में हुई थी। जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह के बेटे कर्ण सिंह भी इसी नेपाल के दामाद बने थे। नेपाल और भारत के बीच विवाह और प्रेम का इतिहास जितना आम है उतना ही खास। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप यादव के साथ रजनीश कुमार, BBC जनकपुर, नेपाल। जैसे कि आपको पता है कि नेपाल और इंडिया के बीच में काफ़ी ताल्लुकात बेहतर होते हैं और ये बेहतर तभी होते हैं जब एक दूसरे के बीच में आना जाना होगा, और ये आना जाना तभी होता है जब ताल्लुकात बेहतर होते हैं, मौसम खुशगवार होता है। आपने देखा होगा कि रिसेंटली दिनों में बॉर्डर पे जो हालात चले, उसके बावजूद ये बहुत बड़ी बात है कि यार एक शादी हो रही है नेपाल से, लोग जाके वहां से लड़की ला रहे हैं नेपाल, एंड ये मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने फर्स्ट टाइम ऐसा देखा कि यार जो उन्होंने इनका जो कहावत है रोटी बेटी के रिश्ते का, वो सच साबित हो गया। इससे पहले भी मुझे पता था कि यार इस तरीके से शादियां होती है, बट ये नहीं पता था कि एक लड़का बहुत पूरा बारात लेके जाके वहां से लड़की ला रहे हैं। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम इनके लिए ये हो गया है कि ये लोग बोल रहे हैं कि एक गाड़ी की सिर्फ टैक्सेस जो है ना वो 500 रुपए देना पड़ता है। अगर लड़का जा रहा है उसकी गाड़ी के 500, फिर आने के 500, तो ये सारे ताल्लुकात इस चीज से भी खराब होते हैं कि लोग आना जाना बंद कर रहे हैं। और दूसरी बात यहाँ पे उन्होंने ये की कि अगर आप 2 किलो चीनी ले के आ रहे हो तो आपसे उसके भी पैसे लिए जाते हैं। अगर आप उसको 10-20 रुपए नहीं देते तो वो आपको डंडे मारेगा, वो आपका सामान जब्त कर लेगा। तो ये यार ये बॉर्डरों पे थोड़ा सा जो है ना खतरनाक चल रहा है, इसको थोड़ा सा सेट करे तो जो लोग हैं वो आने जाने में भी उनको तकलीफ नहीं होगी, और जितने और लोग हैं वो भी कोशिश करेंगे हम आने एक दूसरी कंट्री में जाए, काम करे और अपने लिए सामान वगैरह लाए, एक दूसरे के घर जाए, ये बड़ा बेहतर होगा। अगर आपने रिपोर्ट देखा, अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं आप लोग।